दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत लगातार यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोशिशें कर रहा है। इसके लिए कई सारी चीजें हमें सेक्रीफाई भी करनी होती है। अभी रशिया की अगर बात की जाए तो वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। यूएनएससी की सीट दिलवाने के लिए रशिया ने वैसे तो कोई भारत के लिए पहल आज तक बड़ी वाली की नहीं है, लेकिन हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि अगर किसी दिन मौका आया तो वो भारत के समर्थन में जरूर खड़ा रहेगा। मान लीजिए कि ऐसी कोई परिस्थितियां जनरेट हो जाती है कि चाइना भी भारत के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन अगर यूरोपियन देश और अमेरिका ये अगर भारत के खिलाफ हो जाए तो कितने भी यूएनएससी में बदलाव किए जाएं, भारत को परमानेंट सदस्यता नहीं मिल सकती, मतलब नहीं मिल सकती। इस बात की अब गांठ बांध लीजिए। अगर भारत को परमानेंट सदस्यता किसी भी रास्ते यूएनएससी में मिलती है तो उसके लिए हर हाल में जवाबदार यूरोपियन देश और अमेरिका ही रहेंगे। चाइना और रशिया की इतनी इन्फ्लुएंस नहीं है दुनिया के ऊपर कि ये भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता दिलवा दें। वैसे चाइना तो हमारा दुश्मन है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया मैंने। कहने का मतलब भारत को हर हाल में चाहिए कि यूरोपियन देशों को और अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अभी दोस्तों, रिसेंटली जो पीएम मोदी की यूरोपियन देशों की यात्रा हुई, उसको लेकर आप लोगों ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे। वैसे मैंने फ्रांस की यात्रा को लेकर तो कई सारे वीडियोस बनाए, लेकिन बाकी की जो नार्डिक देशों की यात्रा की थी पीएम मोदी ने, उनको लेकर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। आखिर क्यों इतने पिद्दे से छोटे छोटे से देश भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस तरह से यहाँ पर भारत की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत हुई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी और एस जयशंकर साहब की जोड़ी ने यकीनन इस बार कमाल कर दिया है। आप बस वीडियो आगे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस भारत का काफी समय पुराना ही समर्थक रहा है। यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता के लिए भी कई समय से फ्रांस भारत को समर्थन देते आ रहा है। वैसे भी अगर देखें तो यूएनएससी में दो धड़े अलग हो चुके हैं। एक रशिया और चाइना का है, दो देश एक दूसरे के दोस्त हैं और इनके पास समर्थन भी है। वहीं बात की जाए अमेरिका और यूके की, तो ये एक पक्ष अलग है। लेकिन फ्रांस का अगर देखा जाए तो ना तो उसकी रशिया और चाइना से बनती है, और अभी रिसेंटली ऑकस के बाद में जिस हिसाब से फ्रांस को धोखा दिया है यूके और यूएस ने, फ्रांस कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया है यूएनएससी में भी। इतनी पावर होने के बाद भी वो अकेलापन महसूस कर रहा है। मान लीजिए कि यूएनएससी में कोई बदलाव आते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है और भारत अगर इसमें शामिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फ्रांस को वो अकेलापन नहीं लगेगा और भारत उसके साथ आ जाएगा बराबर। क्योंकि इस समय हम लोग देख रहे हैं फ्रांस भी लगातार भारत के लिए दूसरा रशिया बनने की कोशिश कर रहा है और दोनों देशों के बीच में जोड़ी अच्छी खासी जम भी रही है। तो इधर रशिया और चाइना हो सकते हैं, यहाँ बीच में फ्रांस और भारत हो सकते हैं, और एक तरफ यूके और यूएस हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को लेकर फ्रांस भारत को लगातार समर्थन दे रहा है। इस बार भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने खुले शब्दों में भारत का समर्थन किया है और कहा है कि भारत को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए हम पूरी तरह से भारत के पक्ष में हैं। अभी अगर बात की जाए नार्डिक देशों की, जिसमें कुल 5 देश आते हैं, फिनलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्वीडन है, और एक देश का नाम मैं इस समय भूल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के समय मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो इन 5 देशों की अगर बात की जाए तो ये काफी समय पुराने ही भारत के सहयोगी रहे हैं और भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिले, इस बात की पैरवी ये लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में कन्वर्सेशन दोनों ही पक्षों के बीच में होना जरूरी है, जो कि काफी समय से नहीं हुआ था। इस वजह से भी पीएम मोदी की नार्डिक देशों की यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से कुछ भारत ने अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की है। अगर आपको यूरोप में एंट्री मारनी है तो हर हाल में आपको जर्मनी और फ्रांस से होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो इन सभी के ऊपर निशाना भारत ने अच्छे से साधा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये है कि इनमें से किसी भी देश की यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस बात के लिए नहीं उकसाया गया या दबाव नहीं डाला गया कि आप रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कुछ बोलिए या रशिया को कंडेम कीजिए। जब भी कोई बायलैटरल टॉक वगैरह हुई तो नो डाउट वहां पर बातें निकली, रशिया यूक्रेन के बारे में कई सारी बातें निकली। कईयों ने कहा कि आप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए रशिया और यूक्रेन के वॉर को कहीं ना कहीं समाप्त करवाइए। लेकिन बात अगर आ जाती है प्रेशर की, तो वो कोई भी डालने में कामयाब नहीं हो पाया। आखिर ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एस जयशंकर साहब। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले भारत में एक मेला आयोजित हुआ था। दरअसल यूरोप के कई देशों के बड़े बड़े ऑफिशियल्स भारत आए थे और भारत को रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कोई ना कोई मजबूत कदम उठाने के लिए दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। उस समय एस जयशंकर साहब ने एक बयान दिया जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने दरअसल ये कहा कि आप रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर बहुत सारी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, होना भी चाहिए। वैसे इसके पीछे तो आप ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, जिसको आप लोगों ने तड़पता हुआ छोड़ दिया, उसका क्या? उसके ऊपर कोई भी यूरोपियन देश या फिर अमेरिका ने चिंता जाहिर क्यों नहीं की आज तक? यूक्रेन में तो आज भी स्थिति उतनी गंभीर नहीं हुई है जैसी कि अफगानिस्तान में है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का दायित्व बनता था कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर भी आप लोगों ने इतना ही कॉन्शियस होना था जितना कि आप इस समय यूक्रेन को लेकर हैं। लेकिन वहां पर आप लोगों ने देखे अपने इंटरेस्ट।
जब आपका कोई भी इंटरेस्ट वहां नहीं बाकी रहा तो आप उसको अपने हाल पर छोड़कर आ गए, और यही उनका बयान आज भारत को काम आ रहा है। इस वजह से भारत के ऊपर अब इस समय कोई भी दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।